हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कोशिका जीवन की इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस क्रम में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी मूलभूत संरचना क्या होती है। और हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, डिफरेंसेस के बारे में जब पढ़ा है। तो आज थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ससीम केंद्र की एक यूकैरियोटिक कोशिका का और असीम केंद्र की यानी अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मक चित्र प्रदर्शन किया गया है। प्रारूपिक जीवाणु PPLO लगभग 0.1 माइक्रो है ना मिलीमाइक्रोन का, और विषाणु 0.02 से 0.2 मिलीमाइक्रोन तक के साइज वाले ये जीव हमको दिख पा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के अंतर्गत उदाहरण के रूप में हम जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया, PPLO है ना, इसके समान जीवाणु इसके अंतर्गत। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से इनका आकार जो है काफी छोटा होता है, जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, और ये काफी तेजी से विकसित होते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता इतनी तेज होती है कि लगभग ये हर 20 या 40 मिनट में डबल होते हैं। तो अगर एक जीवाणु है तो 40 मिनट में 2 हो जाएंगे, अगले 40 मिनट में 4 हो जाएंगे, उसके अगले 40 मिनट में 8 हो जाएंगे। इस प्रकार ये बहुत तेजी से इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेजी से विभाजित होते हैं। इनका जो आकार होता है वो काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जो है वो दंड के आकार के, बेसिलस, गोलाकार के, कोकस, कोशाकार के, विब्रियो और सर्पिल आकार के, स्पाइरल, ये हम जीवाणु के चैप्टर में पढ़े थे इनके आकार को। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार और कार्य में भिन्नता के बावजूद एक जैसा ही होता है। कैसे एक जैसा होता है कि इनमें कोशिका भित्ति होती है बाहर की ओर, क्योंकि ये एक कोश की है और बहुत ही सूक्ष्म जीव है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए बाहर जो है वो कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा हुआ होता है। इसमें स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्र की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। इनका अनुवांशिक पदार्थ, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो, ये नग्न रूप से केंद्रक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होता और नग्न रूप से साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में होता है। जीनोमिक DNA के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार DNA, जीवाणु में सूक्ष्म DNA, वृत्त जीनोमिक DNA के बाहर पाए जाते हैं। इन DNA वृत्तों को प्लाज्मिड कहा जाता है। मतलब DNA का जो गुच्छा है उसके अलावा भी छोटे छोटे DNA के खंड इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये चाहे गोलाकार हो चाहे रॉड के आकार के हो, तब इनको प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये प्लाज्मिड DNA जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आगे की कक्षाओं में आप प्लाज्मिड के DNA वृत्त जीवाणु का बाहरी DNA के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है, ये सब पढ़ोगे। किस प्रकार उपयोगी है प्लाज्मिड जो है वो बहुत ज्यादा जीव विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में और नए प्रयोगों के क्षेत्र में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार उपयोगी है ये बाद में पढ़ेंगे। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक अंगक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना, मतलब झिल्ली से घिरे हुए और कोई भी दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोई भी अंगक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता है कि इनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलता है, जिसे कि मीजोसोम कहा जाता है। और ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। इनका जो कोशिका झिल्ली होता है उसमें फोल्ड टाइप का होता है। जीवाणु की संरचना हमने पढ़े थे, जिसको मीजोसोम कहते हैं, और ये जो है वो श्वसन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोशिका का आवरण और उसके रूपांतरण के बारे में। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेष करके जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण मिलता है, और इसमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना को बना देते हैं। सबसे बाह्य जो परत होता है वो ग्लाइको
कैलिक्स का, इसके पश्चात जो है वो अंदर का है ना कोशिका भित्ति, और फिर जीव द्रव्य झिल्ली पाया जाता है। हालांकि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग है, पर ये तीनों मिलकर एक तरह से जीवाणु के लिए या प्रोकैरियोटिक के कोशिका के लिए सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता और ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि, ग्राम वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने जीवाणुओं को अभिरंजित करने के लिए, कलर करने के लिए सजेशन दिया था, जो माना गया, तो इसको ग्राम अभिरंजन कहा जाता है। तो अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसको ग्राम धनात्मक, और जो अभिरंजित नहीं होते हैं उनको ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। मतलब एक स्टेनिंग होता है कलर करने का, जिसको ग्राम ने बनाया था, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगर उस कलर से जीवाणु जो है वो कलरफुल हो जाते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं होते हैं तो ग्राम निगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणु में रचना एवं मोटाई में भिन्न भिन्न होता है। कुछ में ये ढीली आवरण के रूप में, आच्छाद्य के रूप में होता है, जिसको अवपंक परत भी कहा जाता है, और दूसरों में ये मोटी और कठोर आवरण के रूप में हो सकता है, जो कि संपुटिका यानी कैप्सूल कहलाता है। इस प्रकार जीवाणुओं में दो प्रकार का परत, बाहरी परत जो है वो पाया जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, और यह सशक्त संरचना भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने से और निपातित होने से यानी कि नष्ट होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में अर्धपारगम्य होता है। जीव द्रव्य झिल्ली चाहे किसी का भी हो, वो अर्धपारगम्य व्यवहार करता है। अर्धपारगम्य मीन्स कुछ चीजों को अपने में से पार होने देता है और कुछ चीजों को अपने में से पार नहीं होने देता, और इसके द्वारा कोशिका जो है वो बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली की जैसे ही होता है। यूकैरियोटिक में भी कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य ही होती है। ये एक विशेष झिल्ली में संरचना जो कि जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनता है, जिसको कि मीजोसोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है ना। ये कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए डीएनए प्रतिकृति और उसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, और इसके साथ ही साथ श्वसन के लिए, स्रावी प्रक्रिया के लिए जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी ये सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्गकी लवक कहा जाता है, और इसमें वर्णक पाए जाते हैं, कलर्स पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान या अचलायमान होती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो मूवमेंट कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है। अगर वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकती है, चलायमान है, तो उसके कोशिका भित्ति में पतली संरचनाएं मिलती है धागे के समान, जिसे कि कशाभिका कहते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या और विन्यास का क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। इसको हमने जीवाणु वाले चैप्टर में पढ़ा था। किसी जीवाणु में एक कशाभिका लंबा सा, किसी में दो कशाभिका, किसी में एक सिरे पर कशाभिका, तो किसी में दोनों सिरों पर, या किसी में पूरे शरीर पर छोटे छोटे धागे के समान सीलिया के जैसी संरचनाएं पाई जाती। इस प्रकार इनकी संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका या फ्लैजिलम 3 भागों में बांटा गया है: तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला रहता है। जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम और झालर, फिम्बरी एंड हेयर, इनकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशिष्ट प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु शुक छोटे छोटे कांटे जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में
ये उनको पानी की धारा में पाए जाने वाले चट्टान और पोषक ऊतक से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। शूक कांटों जैसा या हुक जैसी संरचना होती है जो किसी भी आधार से जीवाणु को चिपकने में और पानी के साथ न बहने में या अपने आप को बचाए रखने में ये सहायक होता है। तो झालर या फिम्बरी और जो रोम होते हैं वो जनरली जीवाणु को किसी भी स्थान पर या अपने होस्ट के अंदर या किसी आधार पर चिपक कर स्टेबल रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ये चलन या प्रचलन के लिए उपयोगी नहीं होता है। राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार का होता है। इसका आकार काफी कम होता है और ये दो उप इकाइयों से 50S और 30S का बना हुआ होता है। ये जो है लाइक दिस 30S एंड 50S, 30S एंड 50S। तो ये S क्या होता है? यहाँ पर S जो है वो एक यूनिट है जिसको कि श्वेतबर्ग यूनिट कहा जाता है। श्वेतबर्ग ने देखा कि राइबोसोम को अपकेंद्रीकरण उपकरण में इसको तेजी से घुमाया जाए, जैसे मिक्सी में घुमाते हैं, तो ये 2 यूनिट का जो बना रहता है वो एक जो है वो 30 यूनिट पर नीचे तली में बैठ जाता है और जो दूसरी इकाई होती है वो 50 यूनिट पर तली में बैठता है। इसलिए इनको 30 और 50S इकाई कहा गया है। और टोटल मिलाकर ये राइबोसोम जो है वो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर पूरे कोशिकांगों को एक साथ घुमाया जाए तो 70 श्वेतबर्ग यूनिट पर ये नीचे तली में बैठते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। ये तो हम जानते हैं, राइबोसोम का काम ही प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक RNA से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहा जाता है। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक RNA से संबंध होकर प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। जीवाणुओं के लिए प्रोकैरियोटिक के हम पढ़ रहे हैं ना। और बाकी अंतर्विष्ट पिंड के बारे में पढ़ें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में मोचित होते हैं। ये झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं होते और कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जैसे फास्फेट की कणिकाएं हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस राजधानी, नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये मिलता है। तो ये तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। एक जीवाणु को इसका हम बेस मानते हैं, उदाहरण मानते हैं एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट डे हम जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी ससीम केंद्र की, जिसके केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, उन कोशिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।